ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यहां से हमें न्यूमेरिकल मिलता है। ठीक है, एक्सेल इक्वेटोरियल को थोड़ा देख ले, ऐसे किनारे कर लो, सिंपल है, आसान है, एक बार देखोगे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। और एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा था कि जब ये हमें मिलेगा तो हम बताएंगे कि सर इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम ना कोई भूल चूक कर सकते हैं, ना किसी तरह कोई गलती कर सकते हैं, इसलिए हमने सारी चीजें पहले से ऑलरेडी मेंशन कर दी कि मुझसे भी लिखने में कुछ छूट ना जाए, तो ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझना इसमें क्या क्या चीजें हैं। हम पहले लेट करेंगे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं एक एक बात को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, पहले हम उन चीजों को बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और एक बढ़िया सा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लेना। ठीक है, अब ये वायर का जो शेप है वो कैसा दिखने वाला है, तो वो भाई वो सिलेंडर लुक लाइक होगा, तो हमने इसे एज सिलेंडर लुक लाइक ले लिया। इस पे क्या रखा हुआ है, तो सर इस पे रखा हुआ है ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा है। आप नेगेटिव ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज लिया। अब किसी लाइन पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। समझ गए बात को। तो जब इस तरह से चार्जर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम सीधे सीधे उनके लिए ई का फॉर्मूला के क्यू नहीं रख सकते, क्योंकि क्यू जो है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग है, पूरा टुकड़ों में, इकट्ठा हो तो कोई दिक्कत नहीं, टुकड़ों में। तो ऐसी कंडीशन में आप आर की डिस्टेंस सही वाली ले नहीं पाओगे। कौन सा आर लोगे, पॉसिबल नहीं। तो अब हम हेल्प लेते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको इजिली फ्लक्स कैलकुलेट करना है, समझना मेरी बात, अगर आपको इजिली फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप पूरे पूरे चार्ज को ले जाके मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर रख दो। एक ऐसा सरफेस बनाओ जिसमें पूरा चार्ज अंदर चला जाए, तो वहां से मुझे क्या मिल जाता है, फ्लक्स मिल जाता है। जैसे ही मुझे फ्लक्स मिलेगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट ds, तो मैं वहां से ई कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। बात समझे। ई निकालने का तरीका, तो पहले फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स निकालने के बाद मैं वहां से क्या करूंगा, ई निकालूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो गॉसियन सरफेस में ऐसी बनाता हूं जिससे क्या हो कि मेरा जो चार्ज है वो उसके इनसाइड आ जाए। ठीक है, समझना मेरी बात, तो टोटल चार्ज आ जाए। लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्म तक इसे मान लेते हैं, जितना लेंथ आप ये लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जिसकी लेंथ एल है और जिसकी रेडियाई हमने यहां से हम लेट कर रहे हैं कितनी है, आर है। ठीक है, चलो अब इसी बात को फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आगे चले। बाय सिमेट्री द फील्ड E radially outward and same magnitude at all points equidistant from the line charge। ठीक है, क्योंकि बाय सिमेट्री हम देखें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हर तरफ हर इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे, आर आर डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको सेम मिलने वाली है। हर एक पॉइंट पे कैसे मिलने वाली, सेम मिलने वाली। और रेडियली आउटवर्ड है, मतलब ये रेडियस के अलोंग कैसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे हमने लिखा वी चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर लेंथ एल अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन चार्ज। ये जो लाइन चार्ज है इस एक्सिस के अलोंग हमने क्या किया है, ये एक गॉसियन सरफेस बनाया है। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी, आपको यही नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप इन नोट्स से जो थ्योरीज लिखी हुई हैं इनको देख लेना, समझ लेना। अब हम सीधे आते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए। चला जाए, शुरू करें, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 सरफेस लूंगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर आप देख सकते हो मेरे पास 3 सरफेस बनेंगे। तो 3 सरफेस में कौन कौन से मैं सरफेस यहाँ पे ले रहा हूँ, तो पहला सरफेस मैं यहाँ पे कट करूंगा। तो हमेशा स्मॉल सरफेस कट करता हूँ। पूरे सरफेस का नाम मैं S1, तो छोटे वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई, DS1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक पार्ट कट कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैं कोई भी पार्ट कट कर, कर्व्ड S1 लिया था, चलो ठीक है छोड़ो, तो कर्व्ड ही मैं ले लेता हूँ। ये सरफेस क्या है, कर्व्ड है। ये पूरा पूरा सरफेस S1 है, थोड़ा सा पार्ट कट करूंगा मैं इसका, तो ये क्या बनेगा भाई, DS1 बनेगा। अगर ये 2 फ्लैट सरफेस हमने S2 लिया तो ये S2 हो गया। और वैसे अगर मैं यहाँ कट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, DS3 हो जाएगा। सिंपल, कट कर लिए S1 S2। अब मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे इनका चाहिए एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कैसे मिलता है, आउटसाइड मिलता है। तो इसी डायरेक्शन में DS1 वेक्टर मिला। इसका लोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज द DS2 वेक्टर। और इसका लोगे तो इसका भी सरफेस आउटसाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, DS3 वेक्टर मिल गया। सिंपल। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड थी, तो यहाँ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी भाई, इस तरफ जा रही है ना। एंगल कितना फॉर्म करेगी इनके साथ, 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इसी डायरेक्शन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकल जाएगी, ऐसे करके मिल गई। अब चलते हैं हम लोग फाइनली आंसर पे पहुंचते हैं। ये हमने लिख लिया, ओके क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट
इलेक्ट्रिक, छोड़, बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं ना, जो चीजें हमने नहीं लिखी वो चीजें पहले मेंशन करेंगे हम। देखो यहाँ पे ये हमने ds1 s2 लिख लिया, ठीक है। नाउ लिखूंगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द गिवन सरफेसेस। तो हमने जो सरफेस अपने लिए लेट किए उनसे हम पहले अपनी डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पैरेलल है किस वाले के साथ, तो ds1 के साथ मेरी पैरेलल है, क्लियर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके साथ, तो ds2 के साथ परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी परपेंडिकुलर है किसके साथ, ds3 के साथ। तो इन सब के साथ मेरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है। चले, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल। क्या बात क्लियर हुई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो मेरा पहला टारगेट क्या था, गॉसियन थ्योरम से हम गॉस थ्योरम को यूज करके क्या फाइंड आउट कर ले, फ्लक्स फाइंड आउट कर ले। तो चल दो लिखते हैं सर, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हम चलेंगे फाइंड आउट करने रिजल्ट। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है भाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो मैंने फ्लक्स बनाया, ये फ्लक्स टोटल 3 सरफेस से पास आउट हो रहा है। फ्लक्स कितने सरफेस से पास आउट हो रहा है, ध्यान से देखो, 3 सरफेस है, एक इस कर्व वाली और ये 2 फ्लैट सरफेस थे। तो इन सब को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरी बात बनेगी। तो जो हम यहाँ पे करते हैं नेट फ्लक्स, ठीक है। तो ध्यान से समझना, नेट फ्लक्स मेरा कैसे बनेगा, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ई डॉट ds, ठीक है, ds मतलब होल, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक स्टेप हमें लिखना है। अब इस स्टेप को मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो वेक्टर ई डॉट ds में वेक्टर ई डॉट ds टू वेक्टर ई डॉट ds3, ठीक है। जल्दबाजी सर नहीं करनी है, अगर करोगे तो नंबर चले जाएंगे। मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से करते चलेंगे, सीखा। ओके, इसके बीच में सर हमने देखा कि जो हमारा एंगल है, ये सब क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है। इसके बीच में जैसे आप एंगल लिखोगे तो क्या बनेगा, ds1 cos 0 प्लस, इसको ओपन करो तो e ds cos 90, फिर से क्या बनेगा भाई, e ds cos 90, ठीक है। डॉट वेक्टर तो क्या आता है, कॉस आता है, एंगल देखिए 90, तो दोनों 90 वाले जो हमारे पार्ट होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, कॉस 90 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों आंसर हमारे क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इस टर्म में, तो देखो ई तो मेरे हर पॉइंट पे सेम था, तो ई को क्या करना है, यहां से उठा के बाहर रख देना है। अंदर कौन बचेगा, ds1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ds का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सरफेस इंटीग्रेशन जब आप करते हो किसका, सिलेंडर का, तो रिजल्ट आता है 2 पाई आर एल। अब ये बात भी याद होनी चाहिए, तभी आंसर आपका बनेगा। इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूं यहाँ पे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लूं। सीख गए, सिंपल। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। तो इज इक्वल टू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सारे टर्म्स मैं उधर भेज रहा हूं, तो 2 पाई आर एल और यहाँ पे आया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा एक रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हमने देखा कि जो हमारा चार्ज है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में दिया है, डिस्ट्रीब्यूट होके दिया है, तो मैं इस आंसर को क्यू के टर्म में ना लिख के डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिखना चाहूंगा, वो मेरे लिए बेहतर होगा। तो आप ध्यान से देखो कि कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने देखा है कि हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई एल होता है, टोटल चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं यहाँ से Q को हटा कर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल लिख सकता हूँ, तो वही वैल्यू मैं अपने फॉर्मूले में पुटअप करूंगा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू एल हो गया, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या कर दें सर, कैंसिल आउट कर दें, तो क्या बनेगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्या बात समझे, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे करके लिखना है, फिर जब लिख दो तो उसके साथ बॉक्स भी कर दो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे बना के रखी है, लिख के रखी है, इन्हें अच्छे तरीके से करना है, सॉल्व करना है। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये हमने पहला एप्लीकेशन कर लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको किसी भी कीमत पे सर छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं और उन सबको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, स्पीड से फास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमने यहाँ पे भाई देखो, अगला कौन सा हमारा चार्ज थिन शीट का है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द शीट वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ 2r द फ्लक्स थ्रू द प्लेन इन फेसेस द सिलेंडर इज, ठीक है। तो ये हमने सब लिख लिया है।
आपको ये देख के अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लेना है, लिख लेना है। अब जल्दी से आ जाओ, हम लोग अपनी शीट पे काम करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक प्लेन शीट लेंगे, क्योंकि ये प्लेन शीट कैसी है, चार्ज पे, तो हमने इसे चार्ज शीट बना दिया। अब जो हम गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, वो गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो वो सरफेस हमारा कुछ इस तरह से लुक लाइक है। ठीक है, ये सरफेस हमारा कैसा है, कुछ इस तरह से लुक लाइक है। तो ये हमने लिया दो सरफेस, एक का हम नाम पी लेट कर लेते हैं, एक का नाम हम पी डैश लेट करेंगे। अब आप ध्यान से समझ पा रहे हो कि चार्ज पॉजिटिव रखा है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगे, तो सर ऐसे ही जाएंगे, इधर भी ऐसे जाएगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही आएगी। सिंपल है। ओके, अब क्या करना होता है, मुझे तो फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से करना है, तो मुझे एरिया वेक्टर चाहिए। तो अगर इधर का मैं छोटा सा पार्ट कट करता हूँ, जैसे ये मान लो मेरा डीएस है, ठीक है, तो इस तरफ का अगर मैं पार्ट करूंगा तो डीएस बिल्कुल इधर मिलेगा, और इसका भी डीएस मुझे सर बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर, सेम है, इधर भी डीएस ऐसे, इधर भी, तो दोनों के बीच में तो एंगल सेम आ गया। अब मैं यहाँ से सीधे चलता हूँ और फ्लक्स लिखता हूँ, तो फ्लक्स क्या लिखोगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो मेरी गॉस थ्योरम क्या कहती है, कहती भाई फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुमने फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो आ जाओ जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लिखा है हमने। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाओ, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस, दो पार्ट में ब्रेक है ना आपकी, तो दो पार्ट में हम इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के बीच में सर एंगल जीरो ही है, तो कैलकुलेशन तो सर इजी हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ई डीएस कॉस जीरो था, यहाँ पे भी आओगे तो ई डीएस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डीएस डीएस, तो मेरा कोई भी जो सरफेस यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, एस सरफेस हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया, एस बन गया, प्लस यहाँ पे भी मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया, एस बन गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस एरिया चाहिए होता है, ठीक है, उसका पूरा सरफेस एरिया। तो इस प्लेन शीट का जो हम एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको और सिंपली लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना, तो हम इसे ए और ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर। ठीक है, बढ़े आगे, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें क्या चाहिए, उसकी तरफ बढ़ो, तो मुझे ई चाहिए सर, तो ई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्यू बाय, अब यहाँ पे 2 और a आ जाएगा, तो 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो कि तुम्हारे पास किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हुआ है, प्लेन शीट पे हुआ है। तो प्लेन शीट के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू, चलो ठीक है, इसको मेंशन कर दो, इस बात को भी मेंशन कर दो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ऐसे डिफाइन होती है। तो अगर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा इंटू में क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। तो अब अगले स्टेप में आपको बस कैलकुलेशन करते चले जाना है। तो ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो लिखो भाई E इज इक्वल टू, क्यू की जगह लिखो सिग्मा इंटू ए, अपॉन में आ जाओ 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ही क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, तो सिग्मा बाय क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जल्दी से समझ लो, अगर मान लो कि तुमने जो चार्ज शीट ली है, ठीक है, जो तुमने शीट ली है, उस पे चार्ज कैसा रखा है, तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, और उस पे प्लस प्लस रखा है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिजल्ट कैसे होंगे, हमेशा आउटवर्ड होंगे। तो समझ लो हमेशा कैसे होंगे, आउटवर्ड्स। कहां से, उस सरफेस से, प्लेन शीट से आउटवर्ड। अगली इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर तुमने उस पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, देखो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस 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 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, शीट की तरफ आएंगी, तो आउटवर्ड्स नहीं जाके हम क्या लिखेंगे इसे, इनवर्ड्स। ठीक है, शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, ठीक है। ठीक है, अब इसी से एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, तो वो हम जब वन शॉट लेके आएंगे तो वहां पे बात करेंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे। और अगला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो यहाँ से कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से, यहाँ से भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, हमने पहले सेलेक्ट कर लिया कि भाई एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी उस पे सिग्मा की है, सिग्मा आया मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कौन सी सरफेस वाली होने वाली है, चूज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हम एक कॉन्सेंट्रिक सरफेस रेडियस आर लेने वाले और उसी से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक भाई यहां से बना लेते प्लेन सरफेस, ऐसे करके हमको एक रिंग जैसा सरफेस दिया गया है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसी सेंटर के अलोंग हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, अब समझना, हम गॉसियन सरफेस एक बार, दो बार, तीन बार भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होने वाला है, ध्यान समझो, जो चार्ज है वो यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। हम इसकी जो रेडियस उसे लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इसे लेट कर लेता हूं कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में क्या होता है, पहले में पूछा जाता है मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल,
तो अंदर कहीं चाहिए। तो अगर अंदर कहीं चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर जाके कहीं पे एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई एक पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, भैया वहां पे एक गॉसियन सरफेस बना दो और इसके अंदर देखो कितना चार्ज है, तुम्हें दौड़ के आंसर मिलेगा। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई इस पी पॉइंट के लिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा भाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इस सरफेस के अंदर चार्ज देखो तो सर बिल्कुल नहीं, सारा चार्ज तो बाहर है हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर, एक सब पॉइंट हो गया। अगले पे चलते हैं। तो अगला इसे ब्रेक करेंगे हम किस पॉइंट में, बी पॉइंट पे। तो आ जाओ नेक्स्ट, अगला पार्ट क्या होगा। तो अगले पार्ट में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे इसके सरफेस पे चाहिए। तो मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ शेल, तो सेल की सरफेस पे निकालने जाओ। चलो, तो सेल की सरफेस पे निकालना है तो भाई फिर से क्या करना पड़ेगा तुमको, इसकी सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो, तो ये हमने एक ड्रॉ कर ली, इसी की सरफेस पे गॉसियन सरफेस, ऐसे करके सरफेस उसी के ऊपर गॉसियन सरफेस बना ली। तो अब यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस क्या भाई, आर है डिस्टेंस आर। चलो अच्छा, एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं इस वक्त, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया था इसके लिए स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने कैपिटल आर ले लिया, फिर से फॉर्मूला लगाओ भाई। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। फॉर्मूले को ओपन करोगे तो वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू, अब इसे जरा ओपन करो तो यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझते जाना मेरी बात को। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी डॉट डीएस हम ओपन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ई को बाहर करो, डीएस का इंटीग्रेशन करो और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पे आ जाओ, ठीक है। तो अब समझना, चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी तो क्यू को हमेशा ब्रेक करके लिखा जाता है। तो क्यू कैसे ब्रेक होगा, तो वो ब्रेक होगा सिग्मा इनटू उसके सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया किसी का क्या होगा भाई, तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। आ जाओ, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस हमारी क्या थी, कैपिटल आर, तो चलो कैपिटल आर रखो यहाँ पे, ये रखा। तो लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बोलो। चलो, ये भी डीएस इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिला, 4 पाई आर स्क्वायर मिला। यहाँ क्या मिला, सिग्मा, अच्छा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, समस्या। अब जरा देखो, दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो ई का रिजल्ट क्या मिल रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, सिंपल। तो ये सरफेस पे हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमें प्लेन शीट पे मिली थी, तो इसका बिहेवियर अभी भी प्लेन शीट जैसा ही है, ठीक है। कैसा है, अभी भी प्लेन शीट जैसा ही। तो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट कवर कर लिया जाए सर, खत्म किया जाए। अगला कहाँ चाहिए भैया, हमें आउटसाइड चाहिए। तो आउटसाइड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड जाके एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा और वहां कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम वहां पे जाके कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने पी पॉइंट लिया। अब इस पी पॉइंट के अलोंग हमने एक गॉसियन सरफेस बना दी। तो अब इसके लिए आप एक रेडियस लिखो। तो रेडियस हमने आर ले ली, आर की वैल्यू इस बार क्या है, ग्रेटर देन ऑफ आर है, ठीक है, ज्यादा है। फॉर्मूले में बस वो वैल्यू रखनी है हमें, और कुछ करना नहीं है। तो क्या लिखोगे फिर से, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर इतनी बार कर लिया है कि अब गलत नहीं होना चाहिए, बार बार हम एक ही पॉइंट को यूज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है, तो क्यू को फिर से ब्रेक कर लेते हैं सर, सिग्मा इनटू a में अपॉन में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। दोनों का इंटीग्रेशन मारो सर, तो ds का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही आ जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वापस किसका आंसर आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही आ गया आंसर, तो एज इट इज आया। लेकिन अगर तुम प्रॉपर कैलकुलेशन देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब मैंने यहाँ पे लिया तो रिजल्ट 0 था, यहाँ पे आया तो आर की वैल्यू थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत रही होगी। और जैसे ही तुम आर से आगे जाओगे, बढ़ोगे, तो जैसे जैसे ये पॉइंट इस सरफेस से दूर होना शुरू होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए सर, डिक्रीज होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए। इसीलिए इस पे एक सर ग्राफ पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान से उसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनाई जाती है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं वो डिस्टेंस आर, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग में हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जैसे हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे और स्मॉल आर डिस्टेंस तक जब तक हम चलते रहते हैं, तब तक हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिल रही है, अभी भी 0। फिर बढ़ते बढ़ते 0 है, अभी 0, अभी भी 0। फिर बढ़ते बढ़ते जैसे हम टोटल आर डिस्टेंस कवर करते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और अचानक से आती है। अभी तक 0, फिर अचानक से मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं मिली। ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। इससे पहले कोई फील्ड नहीं, सब कुछ पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चल रहा है, 0 चल रहा है बकायदे। और फिर अब क्या कर रहा हूं मैं, आर की वैल्यू को यहां से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आर की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, आर यहां से बढ़ना शुरू हुआ। तो जब बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से गिरना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से मेरा ये ग्राफ बन के तैयार होता है। तो यहाँ तक तो सब पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और जैसे ही मैं यहाँ पे R की वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ R पे आती है, हमारा रिजल्ट क्या होता है, ड्रॉप करना शुरू कर जाता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये इसका होता है क्या, ग्राफ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमको मिल सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेंथ में हम बहुत ज्यादा लेंथ को लंबा ना ले जाएं, तो हम बस यहाँ तक रखेंगे। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, क्वेश्चन मतलब ये डेरिवेशंस करने हैं। मैंने बताया कि इसमें से 2 से 3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल इक्वाटोरियल का आप यूज करो, उसके बाद फिर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी सारे पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तो मास्टरी करनी है एनी हो।